So welcome to WM classes. I hope you all are doing well and giving your best to achieve your particular goals. Actually we have covered 3 to 4 topics of quantitative aptitude. तो परसेंटेज के बेसिस पे भी वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, मतलब 2 टाइप्स वी हैव कवर्ड. तो आज थर्ड टाइप देखेंगे हम परसेंटेज के बेसिस के ऊपर. तो उससे पहले पहले वाली 2 पे भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं. अगर मैं पहले वाली की बात करूं तो दिस इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ ए क्वांटिटी. मतलब अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, मतलब इस फार्मूले को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इसको. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ ए क्वांटिटी कहने का मतलब, जैसे मान लो पहले मेरे पास किसी चीज़ का रेट जो है वो 10% बढ़ गया. ठीक है, जैसे हम कुछ भी आप ले लो, आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, तो पेन का रेट पहले 10% इंक्रीज़ हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +10. इंक्रीज़ हुआ इसलिए. फिर 20% उसका रेट डिक्रीज़ हो गया. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, -20. अब उसके बाद एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. प्लस माइनस माइनस. फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 20 × 10. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो इसको डिवाइड किससे करना है फिर आपको, ये देख लो यहाँ पे, इस XY को मुझे डिवाइड करना है ओनली 100 से, अपॉन 100. तो ये कितना आ गया, +10 -20 -10 -20 × 10 आ गया 200 अपॉन 100, दैट इज़ -2 विच इज़ इक्वल टू -12. ठीक है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज हुआ है वो डिक्रीज़ हुआ है. कितना हुआ है, 12%. तो मतलब किसी भी कमोडिटी की अगर पहले परसेंटेज इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ होती है तो ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है. यहीं पे मैं अगर इसको मैं डिक्रीज़ बोल देता तो आपको माइनस लिखना था. ये भी डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना था, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस आ जाता, तो कैलकुलेट करके हमें ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ निकल जाता. तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप, बेस्ड ऑन द इनकम और द एक्सपेंडिचर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. इसमें क्या था हमारे पास कि जैसे मान लो कोई भी परसेंटेज है, मतलब इसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो किसी भी कमोडिटी का अगर हमारे पास उसकी रेट बढ़ जाता है, ठीक है, अगर रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है. लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहता है, कल हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हम देख रहे थे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कंजम्पशन. जब इंक्रीज़ होगा कंजम्पशन में तो प्लस आ जाएगा, जब डिक्रीज़ होगा तो माइनस आएगा. बाकी अब आराम से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हो रहा है कंजम्पशन में, या कितना करना चाहिए मुझे ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे, अगर रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम इस फार्मूले से कवर करते थे. अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पहले वाली 2 वीडियोज़ देख लें. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस दिस थर्ड टाइप. थर्ड टाइप क्या है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और प्राइस और क्वांटिटी. अब इसमें देखो आपको क्या चीज़ याद रखनी है माइंड में, सिंपल सी चीज़ याद रखना. अगर फार्मूले में प्लस तभी आएगा जब इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हो, और माइनस तब लिखेंगे जब डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन हो. कहने का मतलब आप अपने गांव की बात करें, आज उसकी पॉपुलेशन मान के चलें P है. अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, 2 केस ले रहा हूँ. पहला मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है आपके गांव की, ये बताओ कि 10 साल बाद क्या होगी. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो पहली कंडीशन दे दी ना मैंने, इंक्रीज़ हो रही है. तो अब इस इंक्रीज़ का होने का मतलब आपको पॉजिटिव याद रखना है फार्मूले में. ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में. अगर फार्मूला ना लगे, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लगता है, लेकिन देखो यार एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो ना तो योर मेन फोकस इज़ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, तो वो कैसे मिलेंगे, जब आपको पता है कि आपके, मतलब आपने कोई फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसमें अगर मैं कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जाऊंगा तो शायद मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फार्मूला से मुझे 30 सेकंड में निकल रहा है. तो वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन कन्वेंशनल मेथड. तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ताकि हमें पता हो कि फार्मूले को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है. तो उसमें ये बता रहा हूँ कि अगर ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, जिसमें उसने बोला हुआ कि किसी जगह की पॉपुलेशन पहले P थी, फिर उसके बाद वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो याद रखना फार्मूले में प्लस आएगा. अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्या आएगा, माइनस आएगा. सिंपल सी बात है. अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अब वो पूछेगा ये बताओ 3 साल बाद क्या थी टाइम, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी. या वो पूछे कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन मुझे ये बताओ 5 साल पहले पॉपुलेशन क्या होगी. तो मुझे पॉपुलेशन या तो वो 5 साल आगे पूछेगा या 5 साल पीछे चलेगा. ठीक है, तो मतलब या तो इस टाइम के बाद की पॉपुलेशन पूछेगा या इस टाइम से पहले की पॉपुलेशन पूछेगा मुझे. तो वो उसकी टेंशन की बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा वो कैसे देखना है. लेकिन आपको अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इंक्रीज़ हुई थी या डिक्रीज़ हुई थी, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, प्लस और माइनस के थ्रू. ये याद रख लेना, ये कन्वेंशन प्लस और माइनस. अब आओ यहाँ पे,
जैसे इसने बोला पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ पी, यहाँ पे ये कास्ट भी दे सकता है किसी आर्टिकल की, अभी पी है, बताओ 7 साल बाद क्या होगी कास्ट अगर उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है वो इतना है। मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमारे पास क्लासमेट की जो नोटबुक है उसका प्राइस जो है 100 पेज वाली का 50 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो ये बोल रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है कि इसके जो कास्ट में इंक्रीज़ होगा वो 15% से होगा, तो ये बताओ 7 साल बाद क्या प्राइस होगा। तो अब अगर आप कन्वेंशनल तरीके से निकालने जाओगे निकाल लोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जिसका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ लग गया ना वो सिंपल इस फार्मूले को याद रख ले, इसमें है ही कुछ नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। पहले हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन किसी टाउन की पी है, ठीक है। हम अभी इसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पॉपुलेशन किसी की क्या है, पी है, या किसी का आर्टिकल का प्राइस क्या है, पी है मान लो। फिर ये बोल रहा है एनुअल इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट क्या बकवास है, इंक्रीमेंट की मतलब टाइम के साथ कितना रेट इंक्रीज़ हो रहा है उसका, ठीक है, हर साल कितना रेट उसमें इंक्रीज़ हो रहा है एनुअली। तो एनुअली हर साल कितना रेट इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी चीज़ का, पॉपुलेशन का या किसी कास्ट का, जैसे मैंने अभी बताया क्लासमेट की नोटबुक का 15% से वो इंक्रीज़ हो रही है, तो वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे के रखी होगी। अब मैंने आपको जो प्लस और माइनस का बताया ना वो यहीं से पता चलेगा आपको, अगर इंक्रीमेंट हो रही है ना मतलब रेट बढ़ रहा है या पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको प्लस आर यूज़ करना है, अगर रेट कम हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो आपको माइनस आर यूज़ करना है। बस अब आते हैं फार्मूले पे। अब इसने क्या बोला यहाँ पे, आफ्टर टी ईयर्स, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, कहने का मतलब आज अगर पॉपुलेशन 1 लाख है, ये बताओ 7 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो ये बाद का पूछ रहा है ना, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो मैं प्लस यूज़ करूँगा, अगर कम हो रही है तो मैं माइनस यूज़ करूँगा, फार्मूला मेरा सिंपल ये है, तो मुझे पॉपुलेशन निकल जाएगी। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, अभी जो पॉपुलेशन है वो आ गया मेरा, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, 1 + -r/100 और टू दी पावर टी। अब आप ये बोलोगे ये क्या बकवास है, ये 1 + r/100 क्या, तो सिंपल ये आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट मैं बता रहा हूँ इंक्रीज़ का या डिक्रीज़ का, अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो माइनस यूज़ करना, ये दोनों मत यूज़ कर देना, मतलब प्लस माइनस का सिंपल ये मतलब है मेरा लिखने का, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस फार्मूले में प्लस यूज़ कर लो, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इस फार्मूले में माइनस यूज़ कर लो। और टी आ गया आपका टाइम पीरियड, जैसे 7 साल का पूछेगा तो ऊपर पावर 7 आ जाएगी, 3 साल का पूछेगा तो 3 आएगी, 2 साल का पूछेगा तो 2 आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर वो पहले की पूछ रहा है, ये तो मैंने बताया कि अगर बाद की पूछ रहा है आफ्टर, तो मैं इसको पी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टर्म से 1 + r/100, तो आपको याद क्या रखना होता है इसमें, सिंपल 1 + r/100, जो हम जब आप पढ़ोगे ना, वैसे आप जिसने पढ़ा होगा उसको पता भी होगा, यहाँ पे सिंपल वही मतलब रूल लगता है, कौन से वाला, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, ठीक है, तो सिंपल वही कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 + r/100 उसकी पावर आती है टी, सिंपल आपको ये टर्म याद रखनी है, 1 + r/100 की पावर टी, बस। इसको या तो पी से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, और नीचे मैं देखो डिवाइड कर रहा हूँ, पी अपान लिख रहा हूँ नीचे, ये पूरी की पूरी टर्म मैंने नीचे लिख दी। ये नीचे कब लिखनी है, जब पहले की, आज से पहले की बात कर रहा है, जो ज़माना गुजर गया उसकी बात करेगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, अगर वो बाद की पूछ रहा है कि इतने साल बाद क्या होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात याद रखनी है, तो आपके ये दोनों क्वेश्चंस निकल जाएंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बेस के ऊपर मान लो एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके गांव की पॉपुलेशन लेते हैं, वो पॉपुलेशन है मान लो 1000, ठीक है, और वहाँ का जो रेट है इंक्रीज़ होने का वो है मान लो कुछ भी मान लो 20% है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सिंपल दो चीज़ें मुझे गिवन है क्वेश्चन में, अब वो ये बात पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ जब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, तो टाइम पीरियड आपको देख रखा है 3 साल के बाद, ये बताओ कि उस गांव की पॉपुलेशन क्या होगी। तो अब ये 3 साल बाद का पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है, पहली बात तो ये याद रखना, P × 1 + r/100 की पावर टी, बस ख़त्म कहानी मेरी। अब लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला था, रेट 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, अगर ये बोलता यहाँ पे क्वेश्चन में कि रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो मैं माइनस लिखता, तो मैं क्या लिखूंगा, P × 1 प्लस रेट कितना है 20/100 की पावर क्या आ गई टी, टी कितना है मेरा 3, तो पॉपुलेशन कितनी थी मेरी 1000, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1000, 1 + 20/100 का कितना आ गया 1/5, ठीक है, b5 ठीक है, 1/5 की पावर कितनी आ गई 3, इसको करो 5 1 5 और 1 कितना आ गया 6/5, मतलब 1000 × 6/5 की पावर 3, ठीक है। इसको मत काट देना, इसके ऊपर पावर 3 है, मत 5 को और 1000 को डिवाइड करने लग जाओ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1000 × 6 की पावर 3/5 की पावर 3 होती है 125, 125 इंटू कितना हो जाएगा मेरा 1008,
तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 × 6 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था आपको पावर्स याद रखनी है, 5 की क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, क्यूब कम से कम 10 तक याद होने चाहिए आपको। तो ये आ गया मेरा 216 × 8, सर 48, 1728। तो इसका मतलब 3 साल बाद उसी गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1728 होगी। पहले कितनी थी, 1000 थी। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 728 का इंक्रीज़ हो गया। तो इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप जल्दी जल्दी निकाल सको, उसके लिए आपको ये याद रखना है, सिंपल से, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 4, लेकिन उससे पहले इसमें आपको देखो मैंने जो अभी बताया ना, इसमें मैंने बताया कि रेट हर साल सेम इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैंने बोला 3 साल रेट एक ही दे के रखा है मैंने आपको, मैंने क्या बोला था, रेट कितना है, 20%। तो इसका मतलब पहले साल भी 20% है, सेकंड ईयर भी 20% है, और थर्ड ईयर भी 20% है। बट एग्ज़ाम में एग्जामिनर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोले कि पहले साल रेट ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है उसका X% है। X% मतलब यहाँ में मान लो 10%, कुछ भी हो सकता है। फिर अगले साल 15% हो गया, फिर तीसरे साल में 20% हो गया। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी तो तब हम अगर निकालनी हो कि पॉपुलेशन क्या होगी टोन की आफ्टर 3 ईयर्स, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना आपको, सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या था, P × 1 + x/100 की हम पावर लिखते थे क्या, T। लेकिन अब मुझे T दे के रखा है उसने हर साल का अलग अलग, तो जिस जिस साल का दे के रखा है ना मैं उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मान लो मुझे पॉपुलेशन निकालनी है कि 3 साल बाद कितनी होगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों अलग अलग हैं, तो मुझे सिंपल अलग अलग लिखने हैं। मतलब मुझे जो P' निकालना है कि मतलब 3 साल बाद क्या होगी, तो मैं सिंपल जो पॉपुलेशन जैसे होता था फार्मूला ऊपर, वैसे पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन 3 टर्म से अलग अलग करना पड़ेगा। पहले मैं लिखूँगा 1 ± x/100। ये प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, अगर इंक्रीज़ होगी होती है प्लस, डिक्रीज़ हो रही होगी तो माइनस यूज़ करना है, ठीक है। तो अब प्लस माइनस x/100 आ गया, फिर इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 + y/100, क्योंकि ये परसेंटेज है x y, और 1 + z/100। तो 3 साल की जो दे के रखी होगी सिंपल वो लिख देनी है अलग अलग से। देखो यहाँ पे x% थी ना, मतलब 10, 15 और 20, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। मान लो कि पहले उसके गांव की आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 थी, ठीक है। फिर पहले साल कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ हुई तो मैं प्लस लिखूंगा, तो वो कितनी इंक्रीज़ हुई, 10%। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10/100। फिर मान लो कि दूसरे साल ये डिक्रीज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा, ये डिक्रीज़ वाला है, ये वाला सेकंड वाला। मान लो एग्ज़ाम में ऐसे ही देख, मतलब क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 15/100। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 20/100, क्योंकि फिर इंक्रीज़ हो गई है। तो आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको फटाफट करो आराम से, जिस जिससे ये टूट रहा है उसे तोड़ो, तो उसके बाद इनको ऐड करो और मल्टीप्लाई करो। तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 11/10 × 17/20 × 6/5। अब जो जो कट रहा है, ये 2 0 2 2 0 कट गए मेरे। उसके बाद अब देखो मल्टीप्लाई ही करना है सीधा, ठीक है। 5 2 10, ये भी कट गया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 × 17 × 6, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर होगा। P' है, मतलब 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर आपको डिफरेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दे के रखे होंगे तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वाली टाइप आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 4 भी कवर कर लेते हैं। वो क्या है कि अगर मान लो कि आपके एग्ज़ाम की मार्क्स, देखो इसमें भी ये कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें मैं आपको 2 टाइप्स बताऊंगा। अगर ये 2 टाइप्स एग्ज़ाम क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा ये यूज़ कर लेना, नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बाद एक और लेक्चर ला रहा हूँ, वो सिंपल, उसमें मैं आपको बताऊंगा अप्रोच करने का परसेंटेज का तरीका क्या होता है। मतलब जिसमें आपको अगर फार्मूले से नफरत है कि फार्मूला याद ही नहीं होता भाई मुझे, सीधी सी बात है, तो यू नीड नॉट टू वरी, आई एम हेयर, आई विल कवर, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि आपको ये परेशानी ना हो कि मुझे कैसे कवर करना है इसको, मतलब फार्मूला नहीं आ रहा तो क्या, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से समझा दूंगा कि कन्वेंशन तरीका क्या होता है अप्रोच करने का। जब फार्मूला जहाँ पे नहीं लग रहा है वहाँ पे हम वो यूज़ कर लेंगे। अब देखो फटाफट में टाइप 4 कवर करते हैं। ये क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या अगर दिख जाए आपको, पहली जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो देखो क्या है। एक दे के रखा होगा कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज दे के रखी है आपको। मान लो कि आपने बोला, आपको बोल रहे हैं कि जैसे मान लो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कर लेंगे हम नीचे, फिर समझ में आ जाएगा, सुन लो पहले। तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज आपको दे के रखी है कि मान लो 40% है, 30% है, तो वो पासिंग मार्क्स परसेंटेज है।
फिर उन्होंने बोला कि पहले तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज दे के रखी है, फिर सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं कि ए कैंडिडेट स्कोर इज इक्वल टू बी मार्क्स बट फेल बाय सी मार्क्स। कहने का मतलब कोई एक बंदा था, मान लो अनिल है, उसने कितने मार्क्स फैच किए हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ 40 मार्क्स फैच किए हैं, लेकिन वो फेल हो गया है कितने से, 20 मार्क्स से फेल हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो मुझे ये पता चल गया ना कि मिनिमम है कितना है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40 और 20 कितने हो गए, 60, और वो मुझे परसेंटेज दे के रखी है। मान लो उसने बोला होगा ना पासिंग मार्क्स की परसेंटेज इतनी है, तो दैट परसेंटेज इज इक्वल टू 60। तो अगर आपको वो मतलब ये कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ तो सिंपल वहाँ से निकल जाएगा आपका, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कन्वेंशन मुझे कैसे अप्रोच करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया, सिंपल क्या करना है, जो दो दे के रखे हैं ना कि इस बंदे ने एक तो 40 मार्क्स लिए हैं लेकिन ये फेल कितने से हुआ है, 20 से हुआ है, दोनों को ऐड कर लो, 40 और 20 दोनों को ऐड किया, डिवाइड करना है उस परसेंटेज से जो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज दे के रखी है, इनटू 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको मैक्सिमम मार्क्स अगर निकालने हो कि कितने हैं। ठीक है, एक पेपर में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, एक मिनिमम मार्क्स होते हैं, मिनिमम मार्क्स हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं। तो पासिंग मार्क्स आपको दे के रखे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको पूछे हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज आपको दे के रखी हुई है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, ये आया था यूपीएससी 2018 में। इसने क्या बोला है, स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन, मतलब पासिंग परसेंटेज दे के रखी है, मेवा कितनी है, 40%, पहली चीज़। उसके बाद और क्या दे के रखे हैं, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, बोल रहा है इसने 30 मार्क्स लिए और 30 से ये फेल हो गया। तो मैंने क्या बोला था, ये जो दो मार्क्स हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 30 + 30, और डिवाइड करेंगे इस परसेंटेज से जो दे के रखी है 40%। फार्मूला यही बोल रहा है ना मुझे, इंटू मुझे 100 करना है, मतलब कितना आ गया, 30 + 30 60, 60/40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा 600/4, दैट इज़ 150। इसका मतलब ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स कितने, 150। तो ये आपका आंसर आ गया देखते ही। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो मैंने सिंपल वही वाला फार्मूला यूज़ किया है। मेरा मैक्सिमम मार्क्स का फार्मूला इसने देखो ये पूछा हुआ है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स का फार्मूला क्या है, B+C/A। ये B+C क्या था, मैंने अभी बताया, B+C आ गया, मतलब वो जो मार्क्स जो उसने लिए हैं लेकिन वो फेल हो गया C मार्क्स से, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो आ गया B+C। और ए आ गया आपका जो परसेंटेज पासिंग मार्क्स की, तो वो दे के रखी थी कि पासिंग मार्क्स किसी एग्जाम में 40% हैं, लेकिन उसने 30 मार्क्स लिए हैं, 30 से फेल हुआ है, तो 30 + 30 60, 60/4 इंटू 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है, मैं बता रहा था कि इफ़ यू वांट कि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, तो मतलब कम टाइम में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो आपको उसके लिए ये वाली अप्रोच थोड़ी बहुत ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी में अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, उसमें अब पहले गिवन क्या था, मुझे पहले गिवन ये था कि मेरी पासिंग मार्क्स की परसेंटेज मुझे दी हुई थी 40%। उसके बाद मुझे ये दिया हुआ था कि 30 मार्क्स उसने लिए लेकिन 30 से वो फेल हो गया, तो उस केस में हमने यूज़ किया था वो वाला फार्मूला। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बंदा जो है उसने स्कोर किया X% और वो फेल हो गया बाई A मार्क्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी एक बंदे ने X% लिए हैं। अब ये X% पासिंग मार्क्स नहीं है, वो सिंपल बोल रहा है कि इसमें देखो उसमें बंदा एक था तो वो वाली टाइप थी, यहाँ पे ये दो बंदे दे दिए इसने। अब इसने बोला कि ए ने X% मार्क्स लिए हैं, बी ने Y% लिए हैं। अब इसमें एक बंदा फेल हो गया, एक पास हो गया, जो फेल हुआ है वो A मार्क्स से फेल हुआ है। ठीक है, तो हम यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे था कुछ भी नाम ले लो, अमित था। ठीक है, तो अमित ने कितने स्कोर किए, X% मान लो उसने लिए 30%, लेकिन वो फेल कितना हुआ है, फेल कितने मार्क्स से हुआ है, वो फेल हो गया मान लो 20 मार्क्स से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अमित ने 30% मार्क्स लिए और 20 मार्क्स से वो फेल हो गया। उसके बाद दूसरा बंदा था, उसका नाम था गौरव। तो गौरव ने क्या किया, गौरव ने Y% मार्क्स लिए हैं, Y% मान लो 70% मार्क्स लिए हैं, एंड पास विद बी मोर मार्क्स देन मिनिमम। और उसके मार्क्स जो थे वो 20 ज़्यादा थे, किससे, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना उससे 20 ज़्यादा थे उसके। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दे के रखी हुई है। तो अगर इस केस में मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने होते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे सिंपल ये जो मार्क्स जिससे वो देखो फेल्ड बाय A मार्क्स था ना, कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है, तो 20 मार्क्स से फेल हुआ है, वो वाले 20 मार्क्स लेने। उसके बाद ये जितने मार्क्स से पास हुआ है, मतलब मिनिमम से ज़्यादा जितने इसने मार्क्स लिए हैं, तो वो मैंने क्या बोला, 20 मार्क्स उसने ज़्यादा ले लिए हैं। तो 20 मार्क्स इसने ज़्यादा लिए थे, वो 20 मार्क्स से फेल हुआ, तो दोनों को ऐड करना है। नीचे डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, इसमें जिसने मार्क्स मतलब जो क्या बोलते हैं जो पास हुआ है, तो उसकी देखो परसेंटेज कितनी है, वो कितनी है 70। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 70, जिसके जो पास हुआ है उसकी परसेंटेज लिखनी है, माइनस जो फेल हुआ है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस फेल कौन हुआ था, अमित, उसकी परसेंटेज कितनी थी 30। तो सिंपल ये मेरा आंसर आ जाएगा। 20 और 20 कितने हो गए, 40, 40/7 कितने हो गए, 40। तो 40/40 कितना आ गया, 1 इंटू 100 भी था ना मेरे पास,
तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल मार्क्स कितने थे, 100 है। तो इसमें मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल गए 100। तो सिंपल क्या करना है, जितने मार्क्स से एक बंदा पास हुआ है, और मतलब पास हुआ है इन द सेंस कि मतलब पासिंग से जितने ज़्यादा लिए हैं उसने, और दूसरा बंदा पासिंग से जितने कम लिए हैं उसने, ठीक है। तो जितने मार्क्स उसके हैं, और जैसे मान लो उसने कितने किए थे, 20 मार्क्स, फेल्ड बाय ए मार्क्स था ना। तो देखो ये एक बेंच मार्क है आपके पास, जिससे या तो उसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये आ गया आपके पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से एक बंदा ज़्यादा ले रहा है, मान लो 30 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, दूसरा बंदा 10 मार्क्स कम ले रहा है, तो मेरे पास ये दो नंबर आ गए सिंपल। और इस बंदे की जो परसेंटेज है और दूसरे बंदे की परसेंटेज है वो भी दे के रखी है। देखो ए ने स्कोर किया था x% और बी ने स्कोर किया था y%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, सिंपल इस टाइप की डायग्राम बना लेना, सबसे आसान रहेगा। अब क्या होगा आपके पास, ये आ गया आपका बेंच मार्क। बेंच मार्क मतलब जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, लेकिन एक बंदा जो है उसने वो पास हो गया है, दूसरा फेल हो गया है। जो पास हुआ है मान लो वो 30 मार्क्स से पास हुआ, जो फेल हुआ है वो 10 मार्क्स से या 20 मार्क्स से फेल हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो परसेंटेज है मान लो वो 30% है, इस बंदे की जो परसेंटेज है वो मान लो 80% है, इसकी 80% है और इसकी 30% है। आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो इसी डायग्राम से एकदम निकाल सकते हो आप। मैक्सिमम मार्क्स में क्या करना है आपको, जो उनके मार्क्स हैं, जैसे ये 30 है और ये 20 है, जब मतलब ये जो एरो जितना लंबा है और जितना छोटा है, 30 और 20 इन दोनों को ऐड करो, 30 + 20, नीचे परसेंटेज 80 + 30 × 100। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50। 50/80 और 30 कितने हो गए, 110 इंटू क्या करना है, 100। 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 500/11। तो आपको निकल जाएगा आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, ठीक है। अराउंड ये कितना आ जाएगा, 45। अच्छा 45 कैसे आएगा, ये इसने कितना लिया था, 20। हाँ 45, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स निकल गए। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने हो गए मैक्सिमम मार्क्स मेरे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वाली टाइप अब भूलो ना, क्वेश्चन देखा, डायग्राम बनाई, कितने ज़्यादा लिए कितने कम लिए, इसकी परसेंटेज कितनी, इसकी परसेंटेज कितनी है, इसके मार्क्स ऐड किए, इनकी परसेंटेज ऐड की, दोनों को लिखा। और यहाँ पे सॉरी ऐड नहीं करनी थी, बड़े में से छोटा निकालना था, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये 80 - 30, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ तो ये वाली आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे ये गलती नहीं होगी। 50 और 30 हो गए 20 अपान नीचे जो परसेंटेज है उसको माइनस करना, 80 में से 30 बाकी 50 × 100, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 100 मैक्सिमम मार्क्स आ गए इसमें भी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं टाइप 5, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये बिल्कुल आसान है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। वो उसमें दिया क्या होता है, देखो इसमें ये वाला फार्मूला सिर्फ किस किस पे लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे के रखी होगी, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उस वजह से। स्क्वायर दे के रखा होगा, चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं उस वजह से। रोम्बस दे के रखा होगा, रोम्बस में भी चार की चार साइड आपस में इक्वल होती हैं। सर्कल हमें पता है ही बेचारी इक्वल ही होती है, उसका रेडियस तो इक्वल होता है ना सर्कल का हमेशा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये चार फिगर्स दे के रखी हैं और बोला है कि उनकी जैसे सर्कल का रेडियस या फिर इसका एरिया, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय A%। इनकी जो साइड्स है ना, इन फिगर्स की अगर साइड्स को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ A% से, A% का मतलब यहाँ पे है मान लो 20% से, तो आपको ये बताना है कि एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना उसका। जैसे मैं साइड बड़ी करूँगा तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, साइड छोटी करूँगा तो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो कितना डिक्रीज होगा वो यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज आपको मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपको कि मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की जो मेरी साइड थी मैंने वो इंक्रीज़ किया बाय 10%, तो 10% से मैंने इंक्रीज़ किया है, सिंपल सी बात याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताना उसका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। अब देखो स्क्वायर के उसके लिए आपको एरिया स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, रोम्बस का एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का पता होना चाहिए सर्कल का। अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए ये है सिंपल। तो आपको एरिया सिंपल क्या याद रखना है, जो आपको परसेंटेज दे के रखी है उसमें से 200, जैसे यहाँ पे क्या था इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्क्वायर की साइड इंक्रीज़ की है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, +10। देखो ये मेरे पास फार्मूला है A × 200 + 10/100, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 210/10, ये मेरा आ गया 21, ठीक है। तो एरिया कितने से 21% से इंक्रीज़ होगा। अगर 10% मैं उसकी साइड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा एरिया 21% इंक्रीज़ होगा। देखो कितना आसानी से निकल गया। अब इसी बेस के ऊपर मान लो स्क्वायर की जगह रोम्बस दे के रखा होगा तो कुछ नहीं करना, सब में ये करना है, ठीक है। तो मान लो रोम्बस का दे के रखा है कि रोम्बस की जो साइड थी मैंने उसको डिक्रीज़ किया है बाय 20%। मुझे बताओ ओवरऑल एरिया कितना डिक्रीज़ होगा उसका,
ठीक है। तो अब देखो मुझे सिंपल क्या करना था, फार्मूला देखना है क्या था मेरे पास, वो है मेरे पास a इंटू 200, a इंटू 200 प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे एरिया डिक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब सॉरी साइड डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा, -20 अपान नीचे आता है, नीचे हमारे पास क्या आता है शाबाश, अपान 100 सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी 20 था, तो फार्मूला क्या है, a इंटू 200 प्लस a अपान 100, यहाँ पे प्लस माइनस है। ठीक है, तो अपान आ गया 100। तो ये देखो 20 20 पंजे 100 आ गया, 200 में से 20 निकाले 180, 180 अपान 5, 5 15 30 5 36, इसका मतलब 36% एरिया उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप सर्कल का रेडियस दे के रखा होगा तो एक ही जगह रेडियस की वैल्यू डाल देनी है, इंक्रीज़ होगा तो प्लस डाल देना है, डिक्रीज़ होगा तो माइनस डाल देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये 5वें टाइप हमने 5 के 5 टाइप्स हमने कवर कर लिए। अब देखो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो इसलिए होगी, अगर किसी को फार्मूला याद नहीं रहते हैं और या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो फार्मूला जिसमें लग नहीं रहा है, तो उसके लिए देखो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में समझाया था कि बेसिक होता क्या है थोड़ा सा। लेकिन मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने, जेकेपीएससी ने, इस टाइप के मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें फार्मूला बहुत कम लगते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। लेकिन इस टाइप के मैंने अभी बताया, यूपीएससी ने भी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हो तो कई बार पूछते हैं, वो टाइम कम है तो आप देखो आपके पास कितनी कैपेसिटी है याद रखने की। तो अगर आप देखोगे ये जो मैंने 5 टाइप बताएंगे ना, बस आपको 5 फार्मूले परसेंटेज में अगर याद होंगे तो आपके कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज माइनस प्लस वाले, मतलब देखो कितने सारे हैं। तो आराम से इनकम एक्सपेंडिचर का सारा क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं, या पॉपुलेशन का इंक्रीज डिक्रीज़ का आएगा, कास्ट का इंक्रीज डिक्रीज़ का आएगा। ठीक है, इसी के बेस अगर ये फार्मूला आता है तो आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मार्क्स की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिए 2-3 टाइप। अगर जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये आएंगे तो ये डायग्राम बनानी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो टाइप 5 भी हमने देख ली, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Keep learning. Thank you. Bye bye.